जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको तीन महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा ड्यूल फैमिली पेंशन के बारे में। जी हां दोस्तों, किस रूल के अंतर्गत, किस पीसीडीएस सर्कुलर के अंतर्गत आपको ड्यूल फैमिली पेंशन मिलती है, कहीं आपको नुकसान तो नहीं हो रहा, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। दूसरी जानकारी मैं आपको दूंगा एमएसपी के बारे में। सिर्फ जेसीओस की एमएसपी बढ़ाने को लेकर यहां पर मांग रखी गई थी आर्मी हेडक्वार्टर के पास, एमओडी के पास, कि सिर्फ जेसीओस की एमएसपी बढ़ा दी जाए, ओआरस की एमएसपी ना बढ़ाई जाए। ऐसा क्यों कहा गया? सिर्फ जेसीओस की एमएसपी क्यों बढ़ेगी, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा सर्कुलर 568 और सर्कुलर 631 के बारे में, और मैं इसमें रैंक लूंगा हवलदार और ऑनरी नैब सूबेदार। क्या इन रैंकों को नुकसान हुआ इन दोनों सर्कुलर में या फिर फायदा हुआ, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, ये तीनों जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है बीच बीच में। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, एक फैमिली पेंशनर है, उनके बेटे हैं, वो लिखते हैं माता जी को ड्यूल फैमिली पेंशन मिल रही है, पहली आर्मी की, दूसरी डीएससी की। पिताजी की मृत्यु वर्ष 2003 में हुई थी। दोस्तों, पहले फैमिली पेंशन का रूल था कि सिर्फ एक फैमिली पेंशन आपको मिलती थी। ड्यूल फैमिली पेंशन का रूल तो बहुत बाद में आया। तो कुछ फैमिली पेंशनर या फिर उनके बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, क्या सर हमें इसका बेनिफिट, ड्यूल पेंशन का बेनिफिट बाद से मिलना चाहिए या फिर शुरू से मिलना चाहिए? दोस्तों, मैं आपको कुछ सर्कुलर समझाऊंगा ड्यूल फैमिली पेंशन के बारे में। दोस्तों, इनके पिताजी की मृत्यु हुई 2003 में, तो इनका कहना है कि 2003 से ही वो बेनिफिट मिलना चाहिए ड्यूल फैमिली पेंशन का। लेकिन दोस्तों, रूल्स कुछ और हैं। लेकिन माता जी को डीएससी की ड्यूल फैमिली पेंशन या फिर ड्यूल फैमिली पेंशन 2012 से दी गई। अब दोस्तों, ड्यूल फैमिली पेंशन 2012 से ही क्यों दी गई? और इनकी डिमांड थी कि जब पिताजी की मृत्यु हुई 2003 में, उसके बाद से मिलनी चाहिए थी। दोस्तों, क्या यह सही है? दोस्तों, अब मैं आपको सर्कुलर समझाऊंगा, पीसीडीएस सर्कुलर 504 और 513। जी हां दोस्तों, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ड्यूल फैमिली पेंशन कब से मिलनी चाहिए। दोस्तों, पीसीडीए का सर्कुलर था 504 जो आया था 17 जनवरी 2013 को, और इसी का एक और सर्कुलर था 513 जो आया था 19 जुलाई 2013 को। इसके नियम के साथ ड्यूल फैमिली पेंशन मिलेगी। जी हां दोस्तों, सर्कुलर तो निकाल दिए और इसी के बाद से ड्यूल फैमिली पेंशन मिलना स्टार्ट हो गई। फिर दोस्तों क्या हुआ, इसमें सर्कुलर 513 था जिसमें कहा गया कि सर्कुलर 504 के नियम के तहत ड्यूल फैमिली पेंशन का प्रावधान 24/9/2012 से लागू होगा। जी हां दोस्तों, तो यानी जो पुराना बेनिफिट है, यानी जब पेंशनर की डेथ हुई 2003 में, 2002 से, जब से बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी बेनिफिट मिलेगा 24/9/2012 से। जी हां दोस्तों, विद इफेक्ट फ्रॉम 24/9/2012 से, तब से दोस्तों ड्यूल पेंशन का बेनिफिट मिलेगा फैमिली पेंशन को। तो इसका मतलब है जो इनको फैमिली पेंशन मिल रही है इनकी माता जी को 2012 से, वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों, यहां पे कंफ्यूजन समाप्त हो गया। चलते हैं दोस्तों दूसरी जानकारी की तरफ। आर्मी हेडक्वार्टर या फिर एमओडी के पास केवल जेसीओस की एमएसपी बढ़ाने के लिए मांग की गई थी पहले। दोस्तों, इसमें कुछ अधिकारी भी शामिल थे जिसमें जेसीओस की सिर्फ एमएसपी बढ़ाने को लेकर बात कही थी। क्यों कही थी? क्योंकि जेसीओस गैजेटेड रैंक है, गैजेटेड रैंक है। स्क्रीनिंग के बाद, काफी स्क्रीनिंग के बाद जेसीओस रैंक मिलती है। तो इस वजह से यह कहा गया कि सिर्फ जेसीओस की एमएसपी बढ़ा दी जाए। तो दोस्तों, क्या यह वजह आपको सही लगती है? एमएसपी की डेफिनेशन क्या है? मिलिट्री सर्विस पे की डेफिनेशन क्या है? भैया, जो खतरा जेसीओस को है वो ओआरस को भी तो है। क्या ओआरस, सिपाही, नायक, हवलदार, क्या इनको खतरा नहीं है? क्या ये युद्ध नहीं लड़ते? क्या ये बॉर्डर पे खड़े नहीं रहते? इनको कोई जोखिम नहीं है? क्या ये पत्थर के बने हैं, लोहे के बने हैं? दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है।
जितना खतरा जेसीओस को है उतना ही खतरा ओआरएस को भी है। तो जोखिम रैंकों में शामिल है। जी हां दोस्तों, सिपाही, नायक, हवलदार, इनकी भी एमएसपी बढ़नी चाहिए, इनकी भी एमएसपी की डिमांड रखी जानी चाहिए बढ़ने की। तो दोस्तों सिर्फ जेसीओस की डिमांड क्यों रखी गई कि जेसीओस को सिर्फ 10,800 या फिर 10,400 दी जाए? यह गलत है। तो दोस्तों भारत सरकार ने भी, एमओडी ने भी उस टाइम मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। ना ही हम जेसीओस की एमएसपी बढ़ा रहे हैं, ना ही हम ओआरएस की एमएसपी बढ़ा रहे हैं। तो यह मामला पहले से ही ठंडा पड़ गया। अब डिमांड आई है कि जेसीओस ओआरएस की एमएसपी 15,500 करी जाए, ऑफिसर के समान। अब यह डिमांड आई है। उसका केस आपको पता ही है, चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में, और पता नहीं कब तक चलता रहेगा। तो दोस्तों जब जेसीओस की एमएसपी बढ़ाने की बात आ रही है तो साथ में ओआरएस की भी एमएसपी बढ़ाई जाए, नहीं तो यह ना इंसाफी होगी ओआरएस के साथ, जवानों के साथ। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। सर्कुलर 568 और सर्कुलर 631 में डिफरेंस। जी हां दोस्तों, ये दोनों सर्कुलर काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए, और इसका आपको एरियर भी मिला हुआ है। जिनको नहीं मिला वो अभी कार्रवाई कर ही रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इसमें मैं आपको दो रैंक समझाऊंगा, एक हवलदार, दूसरा ऑनरी नायब सूबेदार। 568 में ऑनरी नायब सूबेदार को हवलदार बनाकर उसका एरियर मिला। यानी दोस्तों इसमें दो रैंक शामिल थी, एक तो ऑनरी नायब सूबेदार, दूसरी हवलदार। जो ऑनरी नायब सूबेदार थे उनको हवलदार बनाकर पेंशन का एरियर दिया गया 568 में, और कई ऑनरी नायब सूबेदारों को पता ही नहीं है इसके बारे में। और दोस्तों इसका एरियर 2016-17 में आपको देखने को मिला। यानी ऑनरी नायब सूबेदार को हवलदार की पेंशन मिली 568 के अनुसार। कितनी? 5820, 5,820। तो दोस्तों जिनको नहीं मिला वो भी यहां पे परेशान हो रहे थे, क्या सर हमें सर्कुलर 568 लागू है? हवलदार को तो लागू है ही, क्या ऑनरी नायब सूबेदार को लागू है? जैसे मैंने आपको बताया, ऑनरी नायब सूबेदार को भी हवलदार बनाकर उनकी पेंशन देकर यहां पे एरियर दिया गया 5820। हवलदार को भी यही मिला 5820, और ऑनरी नायब सूबेदार को भी 5820 मिला, एक हवलदार बना के। फिर दोस्तों सर्कुलर 631 में ऑनरी नायब सूबेदार को नायब सूबेदार बनाकर एरियर दिया गया, और कब से कब तक का? 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक का। ऐसी सर्कुलर 568 में किया 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक का। यानी दोनों सर्कुलर के एरियर लागू थे 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक के। 631 में ऑनरी नायब सूबेदार को नायब सूबेदार बनाकर एरियर दिया, सिर्फ एरियर ही दिया है, रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन नहीं दी है। ये यहां पे घाटा किया, सिर्फ एरियर दिया। फिर दोस्तों 1/7/2014 से और अभी तक सिर्फ इनका रैंक ऑनरी नायब सूबेदार ही है, और ये ऑनरी नायब सूबेदार की ही पेंशन ले रहे हैं। एक चीज मैं आपको समझा दूं, हवलदार रैंक अलग है, ऑनरी नायब सूबेदार रैंक अलग है। ऑनरी नायब सूबेदार रैंक ये बिल्कुल सेपरेट रैंक है, और इनकी अलग पेंशन है। इसलिए दोनों रैंकों की एक पेंशन नहीं हो सकती। दोनों की रैंक अलग है, ग्रुप अलग है, पेंशन अलग है। लेकिन दोस्तों 1/7/14 से और अभी तक सिर्फ इनकी रैंक ऑनरी नायब सूबेदार है। रेगुलर नायब सूबेदार की इनको पेंशन नहीं दी जा रही, और जिसका केस हार गए ऑनरी नायब सूबेदार, जो चल रहा था दिल्ली एएफटी में। अब दोस्तों ये केस जाएगा सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट से ही आशा है, सुप्रीम कोर्ट से ही हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि 2006 से पहले के जितने भी ऑनरी नायब सूबेदार, जिन हवलदारों को ऑनरी ग्रांट हुई, तो इनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन दी जाए, और 1/7/14 के बाद का पूरा एरियर दिया जाए। तो दोस्तों ये यहां पे बात करनी पड़ेगी, करना पड़ेगा कोर्ट केस सुप्रीम कोर्ट में, तभी कुछ आगे बात बढ़ पाएगी। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग, इसके अनुसार आपके कुछ सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारियां, इंटरनली जानकारियां, डीप जानकारियां
आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से, ताकि आपका ज्ञान बढ़े और आपको नुकसान ना हो। वीडियो मैं यहीं एंड करता हूं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।